So hello and welcome back once again to your own channel Judicious. We were discussing about small scale industries और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसीज रही हैं रिगार्डिंग दी इंडस्ट्रीज। तो अगर हम ये देखें कि आखिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या, तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं या ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट सेट करती है ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर सके और अल्टीमेटली देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अल्टीमेटली बढ़ा सके, उसको इनहेंस कर सके। तो जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के वो हैं, एक तो प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ का लेवल स्टेडी रखना, दूसरा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, उसके बाद जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन और ओवरऑल कंट्री की प्रोग्रेस को बढ़ावा देना, उसको आगे एक्सकलरेट करना, और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंपटीशन लेवल है, उसको मैच करना। इन्हीं सारी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट और डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पॉलिसीज निकाली जो कि थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी IPR 1948, फिर आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980 और फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। शुरुआत करें अगर पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1948 के साथ, तो ये इस पॉलिसी ने इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर करा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे और दोनों ही इकोनॉमिक प्लानिंग की जनरल गाइडेंस के अंदर काम कर रहे थे। अगर बात करें मार्केट इकोनॉमी की, तो ये वो इकोनॉमी है जिसमें प्राइमरीली उसका ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर्स के पास होता है, नया बिजनेस स्टार्ट करने की फ्रीडम होती है और सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कमांड इकोनॉमी की, तो इसको ओन करती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस यहाँ पर काफी होते हैं, प्राइस कंट्रोल भी गवर्नमेंट के अंडर में होता है। मगर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी IPR रेजोल्यूशन 1948 ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को ना पूरी तरह मार्केट इकोनॉमी बताया, ना पूरी तरह कमांड इकोनॉमी, इन्होंने इसको एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिक्लेयर करा। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को इस पॉलिसी में इंपॉर्टेंस दी गई। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर कोई छोटा बिजनेस होता है और लोग अपने खुद के घरों में और अपने खुद के इक्विपमेंट्स को यूज करके वो बिजनेस रन कर रहे होते हैं। ऐसे बिजनेस को इस पॉलिसी ने इंपॉर्टेंस दी। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू कम कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा। एक वो जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव मोनोपोली है, जैसे कि आर्म्स और एम्युनिशंस, प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी और मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज। इन सारी इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर उसके बाद कुछ नई अंडरटेकिंग थी जो सिर्फ स्टेट के पास थी, जैसे कि कोल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, टेलीग्राफ और टेलीफोन। इन सारी नई अंडरटेकिंग्स को सिर्फ स्टेट के अंडर में रखा गया। फिर थी इंडस्ट्रीज जिनको कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट करा, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो बेसिक इंपॉर्टेंस की इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, ऑयल और गैस हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, स्टील या फिर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। इन तीनों इंडस्ट्रीज के अलावा एक चौथी कैटेगरी और बनाई जिसमें कि वो सारी इंडस्ट्रीज आएंगी जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए ओपन है। इंडिविजुअल्स वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स कर सकते हैं। मतलब जितनी बाकी 3 थी उसके बची हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए इन्होंने ओपन कर दी। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी IPR 1956। इस पॉलिसी ने हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करा और इसी वजह से इस पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। IPR 1956 को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसने भी इंडस्ट्रीज को 3 सेक्टर में डिवाइड करा। एक जो शेड्यूल A में थे जो कि पब्लिक सेक्टर को कवर करता था और टोटल 17 इंडस्ट्रीज आते थे। फिर शेड्यूल B जो कि मिक्स्ड सेक्टर को कवर करता था, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों, जिसके अंदर 12 इंडस्ट्रीज थी। और तीसरा शेड्यूल C जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए था। इस पॉलिसी के अंदर प्रोविजंस थे पब्लिक सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी। मगर टाइम के साथ जैसे जैसे नए चैलेंजेस हम लोगों ने फेस करे एज एन इकोनॉमी, तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956 को कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू रिवाइज करा गया, मॉडिफाई करा गया इन 1977 एंड 1980। तो अब देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1977।
7। ये पॉलिसी जो है वो 1956 की पॉलिसी जो अभी हमने पढ़ी उसका एक्सटेंशन है, उसका विस्तार है। यहाँ पर मेन फोकस था गरीबों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, यहाँ पर प्रोविजन था, और प्लस जो वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा था, मतलब कि अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे। तो इस जो वेल्थ का कंसंट्रेशन हो गया था, एक जगह इकट्ठी हो गई थी वेल्थ, उसको कम करना भी इस पॉलिसी स्टेटमेंट का एक फोकस था। इस पॉलिसी ने डिसेंट्रलाइजेशन पर ज्यादा फोकस करा और इसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी दी। इसी पॉलिसी स्टेटमेंट ने एक नई यूनिट बनाई जिसको नाम दिया गया टाइनी यूनिट, यानी कि कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल या बिजनेस एंटरप्राइज जिसका कि उसके फिक्स्ड एसेट्स यानी प्लांट और मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से ऊपर नहीं है। इस पॉलिसी ने MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर भी काफी पाबंदियां लगाई, काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाई। फिर आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था 1980 का, इसने इस बात पर फोकस करा कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंपटीशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को ओपन करें, सेलेक्टिवली सही मगर लिबरलाइजेशन करें और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा जाए। इसी पॉलिसी की वजह से MRTP एक्ट यानी मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 और फेरा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 भी इंट्रोड्यूस हुए। ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइज करें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और हमारी इंडस्ट्रीज की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इनहेंस करें, इंक्रीज करें। इस पॉलिसी ने एक फाउंडेशन भी दिया एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, और ये उसने करा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में लाने के साथ। लाइसेंसिंग के प्रोसेस को भी इस पॉलिसी ने लिबरलाइज कर दिया, मतलब बहुत सिंपल कर दिया, और प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कोई फर्म बढ़ाना चाह रही है तो उसका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन के लिए भी इसने प्रोविजंस दिए। उसके बाद आता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 की, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो मार्केट्स को ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करे और ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। इस पॉलिसी के अंदर LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल और स्कोप बढ़ गया और इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया इस पॉलिसी ने। इसी LPG की वजह से जो पुरानी डोमेस्टिक फर्म्स थी उनको नई डोमेस्टिक फर्म्स के साथ कंपीट करना पड़ा, ना सिर्फ नई डोमेस्टिक फर्म्स के साथ बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज यानी MNCs और इंपोर्टेड आइटम्स के साथ भी। तो इससे अच्छी चीज क्या हुई कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी थी वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक फर्म्स को नई और बेहतर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए भी अलाउ कर दिया ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी और बढ़ जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो अपर लिमिट थी, सीलिंग लिमिट थी, उसको 40% से बढ़ाकर कुछ सेक्टर्स में 51% तक कर दिया गया। मैक्सिमम FDI लिमिट 100% कर दी गई कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड स्टैब्लिश कर दिया गया जो कि एक सिंगल विंडो FDI क्लियरेंस एजेंसी थी। इन पॉलिसीज के बाद लास्ट टॉपिक जो इस सेशन का है उस पर आते हैं, दैट इज SSI प्रॉब्लम्स, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स रहती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, आइडियल कैपेसिटी की प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी प्रॉब्लम, स्किल्ड मैन पावर की प्रॉब्लम और अल्टीमेटली मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। बात करें पहली प्रॉब्लम से, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। एक तो कैपिटल की कमी और दूसरा क्रेडिट फैसिलिटीज का प्रॉपरली अवेलेबल ना होना मेन कॉजेज हैं इस प्रॉब्लम के। दूसरी प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल। देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो जनरली लोकल मार्केट से, लोकल लोगों से, लोकल सोर्सेज से अपने लिए रॉ मटेरियल वहां से परचेज करते हैं। इसी वजह से SSIs को यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि कभी उनको प्रॉपर क्वांटिटी में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, या फिर अगर अवेलेबल है तो उसकी क्वालिटी पुअर है, और अगर वो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करे तब भी रॉ मटेरियल की सप्लाई रेगुलर बेसिस पर उनको नहीं मिलती। थर्ड प्रॉब्लम इज आइडल कैपेसिटी। जितनी भी टोटल कैपेसिटी है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसका कभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं होता। 40 to 50% तक उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो ओवरऑल कैपेसिटी का वो अंडर यूटिलाइज रह जाता है। इसका मेन रीजन है शॉर्टेज है रॉ मटेरियल का, प्रॉब्लम फंड से रिलेटेड भी, और पावर की अवेलेबिलिटी ना होना भी एक प्रॉब्लम है।
फिर आता है टेक्नोलॉजी। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल नहीं होती। अब क्योंकि वो पुराने मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के, तो उनके पास प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है। एक तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी, जो उसका आउटकम है वो कम है, और जो आउटकम है भी वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगली प्रॉब्लम है मार्केटिंग से रिलेटेड। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स इस पोजीशन में नहीं है कि उनको मार्केट के बारे में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सके, मतलब कि मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या कस्टमर्स के टेस्ट हैं, क्या लाइकिंग्स हैं, क्या वो चीज़ पसंद नहीं करते, मतलब उनकी डिसलाइकिंग्स क्या क्या हैं, और क्या फैशन चल रहा है मार्केट में। तो जब उनको ये सारी नॉलेज ही नहीं रहती तो वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर पाएं मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। अगली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम रिलेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होना, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, पावर और दूसरी फैसिलिटीज का ना होना इस प्रॉब्लम का मेन कॉजेज हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी और उनके ओवरऑल प्रोडक्शन शेड्यूल को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। देन इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स की सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो उनका प्रोजेक्ट है, चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, उसकी प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं रह पाती और अल्टीमेटली उसके एग्जीक्यूशन में वो लोग पीछे रह जाते हैं। स्किल्ड मैन पावर। अब क्योंकि एक एसएसआई यूनिट बैकवर्ड एरियाज में लोकेटेड होती है तो वहां पर अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब वो वर्कर जो स्किल्ड नहीं है, जिनको काम ढंग से नहीं आता, वो तो मिल जाते हैं आसानी से, मगर स्किल्ड वर्कर्स वहां पर अवेलेबल नहीं होते। उसके पीछे रीजन सिंपल है, स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो ऐसे बैकवर्ड एरियाज में काम करने के लिए ज्यादा रेडी नहीं होते। प्लस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो उतने पैसे उस स्किल्ड मैन पावर को नहीं दे सकती जो कि वो मांग रहे हैं, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कफोर्स है ऑब्वियसली वो ज्यादा वेजेस मांगेंगे और हो सकता है वेजेस के साथ और दूसरी फैसिलिटीज भी मांगे वहां पर काम करने के लिए। तो इस वजह से भी ये एक प्रॉब्लम रहता है। एंड द लास्ट इज मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स, जैसे कि फंड्स के लिए एजेंसीज पर ज्यादा डिपेंड होना, कंसल्टेंसी सर्विसेज पर ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाना, उनके पास अपनी क्रेडिट वर्दीनेस की कमी होना, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है, और उसके अलावा मार्केटिंग और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से ओवरऑल एसएसआईज को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। So that is it regarding the small scale industries. Previous 2 सेशंस जो थे उनके मैं लिंक यहाँ पर आपके पास शेयर कर दूंगा, और इस सेशन में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कवर करी प्लस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एसएसआई। I hope you liked the video and got the hang of it. Thanks for watching Judicious. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much. Thank you.